नमो नमः विद्यार्थियों। प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के विषय में हम बात कर रहे थे और हमने देखा था कि जो धनंजय कृत 10 रूपक जो है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे थे। तो इसी के अंतर्गत हमने जाना था कि रूपक क्या है, रूप क्या है और नाट्य क्या है। तो तीनों एक ही चीज़ हैं। अवस्था अनुकृति नाट्यम, रूपम दृश्यत उच्यते। रूप क्यों है? क्योंकि वो चाक्षुष का विषय है। नाट्य क्यों है? क्योंकि अवस्था का अनुकरण है। और रूपकम तत्समारोपात, उसमें चरित्र का आरोपण किया जाता है, इसलिए वो रूपक कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ से प्रस्तावना बन गई किसकी? 10 रूपक की, और सारे 10 रूपकों की चर्चा इसमें होगी। अभी सामान्य बात चल रही है, तो इसमें रूपक की परिभाषा आने के बाद क्या कहते हैं धनंजय कि रूपक हैं वो हैं कितने और कौन कौन से हैं। तो 10 रूपक हैं, हमें पता है, क्योंकि 10 रूपकम ग्रंथ का नाम ही 10 रूपकम है। तो 10 रूपक कौन कौन से हैं, इस बात पर उन्होंने एक श्लोक कारिका दी है। कौन कौन से 10 रूपक हैं देखिए। नाटक, सप्रकरणम, नाटकम सप्रकरणम भाणः प्रहसनम डिमः, व्यायोग समवकारौ, क्या कहते हैं आचार्य? नाटकम सप्रकरणम भाणः प्रहसनम डिमः व्यायोग समवकारौ वित्थे अंके अहामृगा इति। यानी कौन कौन से 10 रूपक हैं? नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, विथे। विथे अंक से क्या मतलब है? विथि और अंक। विथि और अंक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर यण संधि होकर के विथ्यंक बन गया, और फिर ए प्लस ई से ए हो गया तो गुण संधि हो गई। तो ये 2 जगह संधियां होकर के ये 3 रूपक एक साथ लिखे हुए हैं, विथि, अंक और इहामृग। तो इस तरह से कौन से 10 रूपक होते हैं? नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, विथि, अंक और इहामृग। ठीक है, ये 10 रूपकों के नाम आपको एज इट इज याद होने चाहिए अच्छी तरह से। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, विथि, अंक और इहामृग। और विश्वनाथ ने भी इसी तरह से मतलब इनका क्रम चेंज कर दिया है उन्होंने थोड़ा, मतलब पर आपको बस नाम याद रहने चाहिए। उन्होंने इस कारिका को ऐसे लिखा है, नाटकम प्रकरणम भाण व्यायोग समवकार डिमा, इस तरह से। लेकिन नाम सबका एक ही आता है, तो भले ही आप ये याद करें या फिर विश्वनाथ वाला जो श्लोक है, पद्य कारिका है, उसको याद करें। एक ही बात है, आपको रूपकों के नाम याद हो जाने चाहिए। तो रूपक कितने हैं? 10 हैं। नाटक है, प्रकरण है, भाण है, प्रहसन है और डिम, व्यायोग है, समवकार है, विथि है, अंक है और इहामृग है। ये हमें क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि आपको प्रश्न पूछेगा, जैसे ऑप्शन में 3 दे देगा कि निम्न में से कौन सा रूपक है या नहीं है, तो 3 नाम इसमें से होंगे। एक नाम उपरूपक का दे देगा, जैसे नाटिका दे दिया, त्रोटक दे दिया, हल्लिका, कुछ भी उपरूपक भी है ना, तो उनके नाम दे देगा बीच में। तो इस तरह से आपको प्रकरण ये रूपक के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात क्या कहते हैं? ये तो हुए हमारे रूपकों की संख्या और इनके प्रकार। अब इसके बाद थोड़ी सी वो चर्चा करते हैं, और इसलिए करते हैं कि नाट्य में और रूपक में भी अभिनय होता है, और अभिनय नृत्य में भी होता है और नृत्य में भी होता है। तो उन्होंने कहा है कि रूपक जो हैं वो कितने हैं? 10 हैं। 10 धा एव,
वृद्धि संधि होकर दसदेव रसाश्रयम। धनंजय ने क्या कहा है, रूपक 10 हैं और रस पर आश्रित होते हैं। तो रूपक किस पर या आश्रित होते हैं, ये बात भी आपको अच्छी तरह से स्मरण होनी चाहिए कि रूपक रस पर आश्रित होते हैं। रूपकों के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु होता है, मुख्य तत्व होता है, वो क्या होता है, रस होता है। तो और संख्या कितनी है, 10 धा एव, कति धा, 10 धा। रूपक कितने हैं, 10 हैं। तो 10 देव रसाश्रयम। तो रूपक किस पर आश्रित होते हैं, रस पर। अब वो नृत्य की परिभाषा भी बताते हैं। क्यों बताते हैं कि जिस तरह से रूपकों में अभिनय होता है वैसे ही नृत्य में भी होता है। तो नृत्य और रूपक को एक ही नहीं मान लिया जाए, इसलिए नृत्य की परिभाषा भी बताई है। और क्या कहते हैं कि नृत्य जो है वो रूपक से अलग है। अन्यत भाव आश्रयम नृत्यम। क्या कहते हैं आचार्य धनंजय कि नृत्य जो है वो रूपकों से अन्य है, अन्यत है और भाव आश्रयम, किस पर आश्रित होता है, भाव पर आश्रित होता है। नृत्य के अंतर्गत मुख्य बिंदु क्या है, भाव होता है। और एक नृत्य भी है, नृत्य है वो ताल और लय में आश्रित रहता है। ये नृत्य और नृत्य है वो सामान्य रूप से आपको देख लेने हैं, बाकी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ताल लय आश्रयम। ताल मतलब जैसे हथेली से ताली आदि, ये ताल और लय वाली जो बात है वो किस पर लागू होती है, नृत्य पर आधारित, नृत्य पर लागू होती है। और नृत्य क्या है, भाव पर आश्रित होता है। तो ये नृत्य और नृत्य का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नृत्य और नृत्य में सिर्फ गात्र विक्षेप होता है, यानी सिर्फ आंगिक अभिनय होता है। लेकिन जो रूपक है वो रस पर आश्रित होते हैं और उसमें सात्विक अभिनय होता है, मनोभावों पर आधारित होता है। ये इनके बीच मुख्य अंतर है। लेकिन जिस तरह से लिखा गया है कारिका में, वैसे आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि रूपक है वो रस आश्रय, रस पर आश्रित होते हैं, नृत्य भाव पर आश्रित होते हैं, और नृत्य है वो ताल और लय, सिर्फ उसमें ताल और लय होता है और किसी तरह का कोई भाव नहीं होता। नृत्य में तो भाव होते हैं लेकिन नृत्य में भाव नहीं होते। फिर उन्होंने एक बात और कही है नृत्य और नृत्य के बारे में। इनमें से जो पहला है, नृत्य और नृत्य में पहला कौन सा है, नृत्य है, इसमें पदार्थ का अभिनय होता है। आद्यम पदार्थ अभिनयो मार्गम देसी तत् परम। परम यानी दूसरा, यानी पहला जो है, आद्यम यानी पहला, नृत्य जो है उसमें पदार्थ का अभिनय होता है, पदार्थ अभिनय होता है, इसलिए वो मार्ग कहलाता है। और जो नृत्य है वो क्या कहलाता है, देसी कहलाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मार्गम किम, मार्ग किसको कहते हैं, नृत्य को, और देसी किसको कहते हैं, नृत्य को। अब ये नृत्य और नृत्य दोनों ही जब मधुर होते हैं तब तो लास्य कहलाते हैं, और जब उद्धत होते हैं तब वो तांडव कहलाते हैं। तांडव नृत्य शिव का है तो वो उद्धत होने पर होता है, क्रोधित होने पर होता है। मधुर है वो पार्वती का है तो वो लास्य है। तो नृत्य और नृत्य के कितने भेद हैं, दो दो भेद हैं। और कौन कौन से भेद हैं, लास्य और तांडव। नृत्य के भी दो भेद हैं, लास्य और तांडव। नृत्य के भी दो भेद हैं, लास्य और तांडव। और जब मधुरता होती है नृत्य और नृत्य में तब तो वो लास्य कहलाते हैं। जब वो उदंडता होती है, उदत्त होता है, तब वो क्या कहलाता है, तांडव कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे नृत्य और नृत्य की। इसके बाद क्या कहते हैं आचार्य धनंजय, वापस रूपक के ऊपर आ जाते हैं। इन्होंने कहा रूपक तो 10 होते हैं, लेकिन इनके भेदक कौन है, यानी हम इनमें भेद कैसे करते हैं कि कौन सा नाटक है, क्योंकि सब में अभिनय होता है, सब में वही 4 प्रकार के नायक, सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर इनमें भेद क्यों, सबको ही नाटक क्यों नहीं कहा जाए, सबको ही प्रकरण क्यों नहीं कहा जाए, सबको ही भाण क्यों नहीं कहा जाए। तो इनमें अंतर कैसे करेंगे हम, किस आधार पर करेंगे। तो इनके भेदक कौन होते हैं, इनमें अंतर बताने वाले तत्व कौन होते हैं। देखो वापस रूपक पर आ जाइए, क्या कहते हैं आचार्य,
कि 3 चीजें हैं जो इनमें भेद करती हैं, यानी रूपकों के भेदक, रूपक को प्रकरण, नाटक आदि की कैटेगरी में बांटने वाली चीजें हैं, वो 3 होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? वस्तु, नेता, रसस तेसाम भेदकः। तेसाम केसाम रूप का नाम। रूपकों के भेदक कौन है? रूपकों को अलग अलग कैटेगरी में बांटने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? वस्तु, नेता और रस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रूपकों को अलग अलग भागों में बांटने वाले यानी रूपकों के भेदक कौन हैं? तो 3 हैं, वस्तु, नेता और रस। वस्तु का मतलब होता है जो उस रूपक की, जो उस नाटक आदि की जो कथा वस्तु है वो वस्तु कहलाती है, यानी इतिवृत्त जो उसमें घटनाएं होती हैं वो वस्तु कहलाती हैं। तो कथा वस्तु के आधार पर इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है कि ये नाटक है तो इसमें कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए, प्रकरण की कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए, इस तरह से। नेता यानी पात्र, यानी जो नायक आदि हैं, तो किसी का नायक किस में धीरोदात्त होता है, किसी में नायक है वो धीरोदत्त होता है, इस आधार पर भी इनमें भेद किया गया है। और रस मतलब जो हमारे अष्ट रस हैं, 9 रस माने गए हैं कईयों ने, जैसे विश्वनाथ ने 9 माने हैं, शांत रस को भी माना है, भरत मुनि ने 8 ही माने हैं। तो रस के आधार पर भी, यानी किस कौन सा श्रृंगार रस होता है नाटक आदि में, प्रकरण में अलग होता है, किसी में करुण रस होता है, अंक में करुण रस होता है, इस आधार पर भी इनको बांटा गया है। तो रूपकों, जो रूपकों के अंतर्गत नाटक आदि जो हैं उनके भेदक कौन है? वस्तु, नेता और रस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वस्तु की। कथा वस्तु कितने प्रकार की होती है? वस्तु च द्विधा, यानी रूपकों में, काव्यों में कथा वस्तु कितने प्रकार की होती है? द्विधा, 2 प्रकार की होती है। यानी जो इतिवृत्त होता है वो 2 प्रकार का होता है। और कौन सा, क्या कहते हैं? आधिकारिकम, मुख्यम। प्रकरण आदि की, नाटक आदि की, जो रूपकों आदि की जो कथा वस्तु है वो 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर तत्र के साथ जोड़ करके दीर्घ संधि हो गई है। तत्र यानी वहां पर, कहाँ पर? रूपकों में आधिकारिकम, आधिकारिकम तत्र, तत्र यानी वहां पर, तत्र प्लस ऐसे कर दिया, इनको जोड़ दिया तो ये दीर्घ संधि यहाँ पर हो गई और ये तत्र अधिकारिकम इस तरह से बन गया। एक कथा वस्तु है आधिकारिक, दूसरी है प्रासंगिक। तो आधिकारिक जो कथा वस्तु है वो तो किस प्रकार की होती है? मुख्य होती है। और जो प्रासंगिक कथा वस्तु होती है वो उसका अंग होती है। मुख्य कथा वस्तु, रूपकों के अंतर्गत मुख्य कथा वस्तु आधिकारिक कहलाती है और जो अंगभूत कथा वस्तु है वो प्रासंगिक कहलाती है। जैसे देखिए रामायण में जैसे मुख्य कथा किसकी है? राम की कथा मुख्य है, तो उसको तो आधिकारिक कथा वस्तु कहेंगे, आधिकारिक इतिवृत्त कहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में कई कथा वस्तु साथ में चलती है ना, जैसे सबरी का वृतांत चलता है, साथ में श्रवण कुमार का वृतांत चलता है या सुग्रीव आदि का वृतांत चलता है, तो उसको कौन सी कथा वस्तु कहेंगे, कौन सा इतिवृत्त कहेंगे? प्रासंगिक कहेंगे। तो ये जो प्रकरण आदि होते हैं, नाटक भाण आदि जो होते हैं, इनमें 2 प्रकार की कथा वस्तु होती है। कथा वस्तु के कितने भेद हैं? 2 हैं। कौन कौन से? आधिकारिक और प्रासंगिक। अब आधिकारिक और प्रासंगिक की परिभाषा क्या है?
देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अधिकार क्या है। तो अधिकार है, प्रत्येक चीज जैसी लिखी गई है ग्रंथ में वैसे ही आपको याद होनी चाहिए। अधिकार है फल स्वाम्यम, अधिकारी च तत्प्रभु। क्या कहते हैं? फल का स्वामित्व होना, फल का स्वामी होना अधिकार कहलाता है। यानी अधिकार किसको कहते हैं कि फल का, किसी भी ग्रंथ में जो फल है अंत में उसका स्वामी जो होता है, उस स्वामी वो स्वामित्व का भाव अधिकार कहलाता है। तो फल स्वाम्यम अधिकार है, फल का स्वामी होना अधिकार कहलाता है। अधिकारी च तत्प्रभु, और उस अधिकार का अधिकारी, उस अधिकार का प्रभु यानी स्वामी, वो अधिकार जिसको मिलता है वो अधिकारी कहलाता है। पहले अधिकार की परिभाषा बताई, क्या कहा? अधिकार किसको कहते हैं? फल स्वाम्यम अधिकार है, फल का स्वामित्व होना अधिकार कहलाता है। तत्प्रभु, उस अधिकार का स्वामी यानी वो अधिकार जिसको मिलता है वो अधिकारी कहलाता है, यानी जो नायक है वो। और उस अधिकारी को अधिकारी के द्वारा निवृत्त, तत्निवृत्तम अभिव्यापी व्रतम आधिकारिकम। अधिकार है फल स्वाम्यम, फल का स्वामित्व अधिकार कहलाता है, और जिसको वो फल मिलता है जो उसका स्वामी होता है वो अधिकारी कहलाता है। उस अधिकारी के द्वारा निवृत्त, उस अधिकारी के द्वारा चलाया जाने वाला पूरा का पूरा व्रत, व्रत यानी घटना, वो क्या कहलाती है? आधिकारिक कहलाती है। तो तत्निवृत्तम अभिव्यापी व्रतम स्यात्, यहाँ पे स्यात् भी जुड़ेगा, स्यात् यानी होती है क्या? आधिकारिकम। तो आधिकारिक इतिव्रत किसको कहते हैं? आधिकारिक कथा वस्तु किसको कहते हैं? वो कथा वस्तु जो किसी रूपक में अधिकारी के द्वारा, और अधिकारी कौन? जिसको उसके उस रूपक का, उस काव्य का फल प्राप्त होता है। यानी जैसे रामायण है, रामायण में अधिकारी कौन है? राम, क्योंकि फल प्राप्त, नाटक का जो फल है वो उन्हें ही प्राप्त हो रहा है काव्य का। तो वो राम से संबंधित जितना भी घटनाक्रम है, राम से संबंधित जितनी भी कथा वस्तु है वो रामायण में क्या कहलाएगी? आधिकारिक कहलाएगी। यानी जो मुख्य कथा वस्तु है जो अधिकारी से संबंधित है वो क्या कहलाती है? आधिकारिक कथा वस्तु कहलाती है। तो अधिकार किसे कहते हैं ये आपको पूछा जा सकता है। तो फल स्वाम्यम किम अधिकार है, तत्प्रभु कै है? अधिकारी, यानी अधिकार का स्वामी कौन कहलाता है? अधिकारी कहलाता है। और तत्निवृत्तम, उस अधिकारी के द्वारा निवृत्त अभिव्यापक जो वृत्त है, जो घटनाएं हैं, वो आधिकारिकम, वो आधिकारिक कथा वस्तु कहलाती है। यानी मुख्य रूप से यही है, उस रूपक के अंतर्गत जो मुख्य घटनाक्रम होता है, मुख्य कथा वस्तु होती है, वो क्या कहलाती है? आधिकारिक कहलाती है। दूसरी कथा वस्तु कौन सी है? प्रासंगिक। तो प्रासंगिक किसको कहते हैं? देखिए, प्रासंगिक कथा वस्तु किसको कहते हैं? आधिकारिक कथा वस्तु की परिभाषा हमने जान ली है। अब देखिए प्रासंगिक का अर्थ। प्रासंगिक कथा वस्तु क्या होती है और किसके लिए होती है? क्या कहा है प्रासंगिक के विषय में? प्रासंगिक कथा वस्तु वो होती है जो परार्थस से, पर अर्थस से दूसरे की सिद्धि के लिए होती है, दूसरे को फल प्राप्त कराने के लिए होती है।
लेकिन स्वार्थो यस्य प्रसंगतः, यहाँ पे यस्य किसके लिए आया है? प्रासंगिक के लिए, लेकिन उसका स्वार्थ प्रसंगवश सिद्ध हो जाता हो। प्रासंगिक किसके लिए होती है? प्रार्थ से, दूसरे के लिए होती है, दूसरे के फल को सिद्ध करने के लिए होती है। लेकिन स्वार्थो यस्य प्रसंगतः है, लेकिन साथ साथ में प्रसंग के अनुसार उसका खुद का स्वार्थ भी सिद्ध हो जाता है। तो ऐसे इतिवृत्त को क्या कहते हैं? प्रासंगिक कहते हैं। जैसे देखिए रामायण में जो सुग्रीव का वृतांत है वो किसके लिए होता है? दूसरे के लिए ही होता है ना। राम की सहायता के लिए, राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुग्रीव आदि की घटनाएं होती हैं, लेकिन साथ साथ में प्रसंगवश उनका स्वयं का स्वार्थ भी सिद्ध हो जाता है ना। जैसे उनको राज्य प्राप्ति हो जाती है और बहुत सी चीज़ें, यानी उनका जो स्वयं का स्वार्थ है वो भी सिद्ध हो जाता है। तो प्रासंगिक कथा वस्तु किसको कहते हैं? जो प्रार्थ से दूसरे के लिए होती है, लेकिन स्वार्थो यस्य प्रसंगतः है, और स्वार्थ भी उनका प्रसंगवश उसी के साथ साथ में सिद्ध हो जाता है। अब ये प्रासंगिक और आधिकारिक दो कथा वस्तु हो गई। प्रासंगिक के दो भेद हैं, प्रासंगिक कथा वस्तु के दो भेद हैं, और कौन कौन से भेद हैं? सानुबंधम पताकाख्यम, प्रकृचय प्रदेश भाकः। जो प्रासंगिक कथा वस्तु है उसके दो भेद हैं, एक तो पताका और प्रकृ, एक तो पताका और एक प्रकृ। सा अनुबंधम पताका आख्यम, ऐसी कथा वस्तु जो दूर तक चलती है। स अनुबंधम यानी दूर तक चलती है, अनुबंध तक चलती है, लंबे समय तक चलती है, वो तो क्या कहलाती है? पताका। और प्रदेश भाग यानी जो थोड़ी दूर तक, एक प्रदेश तक की चलती है, वो क्या कहलाती है? प्रकृ। तो आधिकारिक जो कथा वस्तु है वो अलग है, जो प्रासंगिक कथा वस्तु है उसके दो भेद हैं। कौन कौन सी? पताका और प्रकृ। पताका है वो दूर तक जाती है, आगे तक जाती है, यानी लंबे समय तक चलती रहती है साथ में। प्रकृ सिर्फ थोड़े से समय के लिए आती है, एक प्रदेश तक ही चलती है साथ में मुख्य कथा वस्तु के। जैसे देखिए रामायण में सुग्रीव का वृतांत है वो दूर तक साथ चलता है, काफ़ी लंबे समय तक साथ चलता है, अंत तक चलता है। लेकिन जो श्रवण कुमार का वृतांत है और सबरी का वृतांत है वो थोड़े से समय के लिए ही होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे तो सुग्रीव का और बाली का वृतांत आदि है वो तो क्या कहलाएगा? पताका कहलाएगा। जैसे ध्वजा नहीं होती वैसे दूर तक, यानी ध्वजा को साथ में लेके चलते हैं पताका को, वैसे ही इसीलिए उसको पताका कहते हैं क्योंकि वो साथ चलती रहती है। और प्रकृ है वो थोड़े समय के लिए होती है। तो सबरी का वृतांत और श्रवण कुमार का वृतांत जो है वो प्रकृ कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए कितने भेद हो गए इनके। नाटक की जो कथा वस्तु है वस्तु च द्विधा, दो भेद हो गए कथा वस्तु के। अब देखिए दो भेद हो गए। ये है जैसे रूपक की कथा वस्तु, जिसमें एक तो है आधिकारिक और दूसरी क्या है? प्रासंगिक। ठीक है, तो कथा वस्तु कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की, आधिकारिक और प्रासंगिक। फिर हम देखेंगे कि जो प्रासंगिक कथा वस्तु है, आधिकारिक कथा वस्तु तो कैसी है? मुख्य। प्रासंगिक कैसी है? उसके अंग रूप में उसके साथ साथ चलने वाली। अब ये प्रासंगिक जो है उसके दो भेद हैं, एक तो पताका और दूसरा प्रकृ। पताका दूर तक साथ चलती है, अनुबंध तक साथ चलती है, और प्रकृ है वो थोड़ी दूर तक साथ चलती है। ठीक है, ये इनके मुख्य भेद हो गए। अब इनके तीन तीन भेद और हैं, इसके भी, पताका के भी और प्रकृ के भी। ठीक है, तो आधिकारिक के तीन भेद कौन कौन से हो गए? प्रख्यात, या तो कथा वस्तु प्रख्यात होती है या उत्पाद्य होती है, और या फिर मिश्र होती है। प्रख्यात मतलब इतिहास प्रसिद्ध कथा वस्तु।
इतिहास प्रसिद्ध कथा वस्तु क्या कहलाती है? प्रख्यात कहलाती है। उत्पाद्य कथा वस्तु, कवि कल्पित जो कथा वस्तु होती है वो उत्पाद्य कहलाती है। और इन दोनों का, प्रख्यात और उत्पाद्य का मिश्रण जो है वो मिश्र कथा वस्तु में आता है। इसी तरह पताका के भी 3 भेद हैं। कौन कौन से? यही प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। और प्रकृति में भी वही बात है, या तो प्रख्यात हो सकती है यानी इतिहास प्रसिद्ध कोई घटना हो सकती है, या फिर कवि कल्पित कोई घटना हो सकती है, या फिर इन दोनों का मिश्रण हो सकता है। यानी इन तीनों के 3-3 भेद होते हैं। इस तरह से 9 भेद हो गए। अब इनके भी 3-3 भेद होते हैं सभी के। देखिए, प्रख्यात के 3 भेद हैं, दिव्य, मृत्य और दिव्यादिव्य। दिव्य का मतलब जिसमें दिव्य नायक हो, कोई देवता नायक हो, जैसे श्री कृष्ण जैसा नायक हो। मृत्य का मतलब मृत्यु लोक से संबंधित, जैसे जो मृच्छकटिकम का नायक ले लीजिए, चारुदत्त आदि हैं। और दिव्य यानी देवता नायक है लेकिन वो स्वयं को मनुष्य मानता हो, तो वो जैसे श्री राम की घटना को ले लीजिए। तो इस तरह से इसके 3 भेद हो जाएंगे, दिव्य, मृत्य और दिव्यादिव्य। वैसे ही उत्पाद्य के भी 3 भेद हैं, दिव्य, मृत्य और दिव्यादिव्य। और इसी तरह से मिश्र के भी 3 भेद हैं, दिव्य, मृत्य और दिव्यादिव्य। प्रख्यात के वापस दिव्य, यानी इन सभी के ये 3 भेद हो जाएंगे, मृत्य, दिव्यादिव्य। इस तरह से ये 3 भेद इन सभी के हैं। कौन कौन से? दिव्य, मृत्य और दिव्यादिव्य। मुख्य रूप से कथा वस्तु के भेद कितने, कौन कौन से हो गए? आधिकारिक और प्रासंगिक। फिर मुख्य रूप से प्रासंगिक 2 प्रकार की होती है, पताका और प्रकृति। इस तरह से 3 प्रकार की कथा वस्तु हो गई, आधिकारिक, पताका और प्रकृति। फिर इन सब के 3-3 भेद हो गए, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। और फिर इन सब के वापस 3-3 भेद हैं। तो देखो कितने भेद हो गए टोटल। पहले इन सब के 9 भेद हुए और 9 के 3-3 भेद हुए, तो 9 27 भेद हो गए। तो मुख्य मतलब सामान्य रूप से पूछा जाए कि कथा वस्तु के कितने भेद किए गए हैं, अंतिम रूप से तो 27 भेद हैं। लेकिन मुख्य रूप से वस्तु चद्विधा, यानी 2 प्रकार की कथा वस्तु होती है। तो ये हमारी बात हो गई कथा वस्तु की पूर्ण रूप से। अब इस कथा वस्तु का जो फल है वो क्या होगा? त्रिवर्ग प्राप्ति, और जो नाटक आदि के अंतर्गत, रूपक आदि के अंतर्गत जो अर्थ प्रकृति होती है, जो संधियाँ होती हैं, कार्य अवस्थाएँ होती हैं, उनके बारे में भी हमें आगे अध्ययन करना है। लेकिन अभी के लिए मुख्य रूप से आज हमने जो देखा वो रूपकों के भेद, रूपक के भेद और हमारी जो कथा वस्तु है उसके बारे में हमने देखा। तो आपको अच्छी तरह से ये चीज़ समझ आई होगी और अभी आप इसको अध्ययन कीजिए। इसके पश्चात हम आगे अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।